नमस्कार। कक्षा 12 में आपके टोटल 10 यूनिट होती है और उस 10 यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो है वो स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों से संबंधित है, जिसमें जिन भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे वे भौतिक राशियां हैं आपकी विद्युत आवेश, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स या जिसको कह सकते हैं अभिवहा, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत धारिता एवं विद्युत द्विध्रुव एवं उसका आघूर्ण। इन भौतिक राशियों के बारे में तथा इन्हीं राशियों से संबंधित कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा पार्ट आधारित है स्थिर आवेश या स्थिर आवेश का तात्पर्य है किसी वस्तु पर आवेश है और वह वस्तु स्थिर अवस्था में रखी गई है या आवेश गतिशील अवस्था में नहीं है। आखिर आवेश क्या है, किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है और आवेश कौन कौन से गुण दर्शाता है। सबसे पहले टॉपिक जो आता है हमारा वो है विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश जैसे कि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 9वीं और 10वीं क्लास के विज्ञान पाठ में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से बनी होती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति के होते हैं। यानी कि एक पर आवेश होता है धन आवेश जो कि प्रोटॉन है, दूसरा ऋण आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन है और वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, साथ ही हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ये जो प्रभाव उत्पन्न करेगा यही प्रभाव आवेश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आवेश का अगर इतिहास देखा जाए कि उसकी खोज कहां से हुई, कैसे हुई, तो इसके लिए अगर सोचा जाए तो सबसे पहले ग्रीस के एक व्यक्ति थैल्स, उसने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ जब ऊन से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद वह पदार्थ जो है हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। यानी उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और यही गुण जो होता है, यही गुण जो है विद्युत आवेश कहलाता है। अब दूसरा डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जब सूखे बालों से कंघे को रगड़ा जाता है तो कंघा रगड़ने के तुरंत बाद आप उस कंघे को हल्की वस्तु जैसे लाइक छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले ले जाए या कागज के टुकड़े या चौक का पाउडर, जैसे हम उसके पास कंघे को लेके जाते हैं तो कंघे की ओर या प्लास्टिक की वस्तु की ओर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या बारीक कण आकर्षित होते हैं, यानी उसकी ओर चिपकने का प्रयास करते हैं। ये जो गुण आता है, ये गुण का जो कारण है वो भी होता है विद्युत आवेश। अब आवेश ने क्या किया कि वो हल्की वस्तु उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, तो आवेश जो है उसमें एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया और उस प्रभाव के कारण हल्की वस्तुएं उसकी तरफ आकर्षित होती है। और ये प्रभाव डिपेंड करता है कि आवेश कैसे है, स्थिर है या गतिशील है। अगर आवेश स्थिर है तब उसका प्रभाव अलग होगा और अगर आवेश गतिशील है तो उसका प्रभाव अलग होगा। और अगर आवेश त्वरित है यानी कि उसका वेग बार बार चेंज हो रहा है तो उस स्थिति में उसका प्रभाव जो होगा वो अलग होगा। यानी कि आवेश जो है अपनी गति के अनुसार अलग अलग प्रभाव व्यक्त करता है और ये जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य रूप से संबंधित होते हैं विद्युत पार्ट तथा चुंबकीय पार्ट से। यानी कि आवेश विद्युत प्रभाव भी दर्शाता है और चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाता है। विद्युत प्रभाव कब दर्शाएगा, चुंबकीय प्रभाव कब दर्शाएगा, ये स्थितियां जो है
वो निर्भर करती है कि आवेश स्थिर है अथवा गतिशील है। अब अगर देखा जाए तो आवेश क्या है? अब आवेश को आप गुण भी कह सकते हैं, और जब मापने की बात आएगी तो इसे आप भौतिक राशि के रूप में भी ले सकते हैं। आखिर आवेश क्यों आता है, उसी के आधार पर हम आवेश की मात्रा को ज्ञात करते हैं। अब इसका गुण जो उत्पन्न होता है वो गुण कौन सा है? और वो गुण ये है कि आवेश क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश उत्पन्न करता है विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव। अब परिभाषा के रूप में कहें तो किसी वस्तु पर आवेश वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और ये जो गुण उत्पन्न हुआ है इस गुण को विद्युत आवेश के रूप में व्यक्त करते हैं। और भौतिक राशि के रूप में अगर देखा जाए तो आवेश की जो मात्रा होती है, किस वस्तु पर कितना आवेश है, उसके रूप में हम व्यक्त करते हैं। आखिर आवेश आता कैसे है और आवेश कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली हम जानते हैं कि परमाणु जो कि पदार्थ की सबसे मूल इकाई है, और उस मूल इकाई में प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। यानी कि आवेश को हमने दो पार्ट में बांट लिया, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। और इनका जो नामकरण किया था, एक को मतलब पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और वो विवेचन जो किया गया था, इनके जो प्रकार बताए गए थे वो उनके गुण के आधार पर बताए गए थे कि कौन सा आवेश कौन सा गुण दर्शाता है। मेन पॉइंट आता है कि आवेश धन आवेशित ऋण आवेशित दोनों का मतलब क्या है, और किसी वस्तु पर आखिर आवेश कैसे आया, यानी वो कैसे गुण उत्पन्न हुआ जिसके कारण वस्तु हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये जो गुण उत्पन्न होने की प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें परमाणु भौतिकी के आधार पर लेना पड़ेगा। नाभिक में अगर परमाणु को देखा जाए, जैसे ये एक पदार्थ है और पदार्थ को अगर देखा जाए तो पदार्थ मूल रूप से परमाणुओं से बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु से हटा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को परमाणु ग्रहण कर सकता है। मान लो कि इस पदार्थ ने किसी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जैसे ही परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, पूरे पदार्थ को देखा जाए, जो वस्तु है उस वस्तु को देखा जाए, तो वस्तु पर प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई। यानी कि प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं धन आवेशित। प्रोटॉन धन आवेशित, और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं ऋण आवेशित। अब यहां पर देखो, जैसे ही वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ज्यादा क्या हो गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मतलब वस्तु पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। तो ये वस्तु कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। और इसके सेकंड पार्ट के रूप में देखा जाए, अगर यही वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यानी इस वस्तु पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, उस कंडीशन में हम कहेंगे वस्तु क्या हो गई है, ऋण आवेशित हो गई है। यानी कि ये वस्तु क्या हो गई है, ऋण आवेशित हो गई। अब आप देखो कि कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है और किसी वस्तु पर आवेश आने का तात्पर्य क्या है। तो देखो, मूल पॉइंट, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी मतलब धनावेश की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। और दूसरा पार्ट, अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब वस्तु पर ऋण आवेश की संख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, और परिणामी रूप से वस्तु क्या कहलाएगी, ऋण आवेशित कहलाएगी। तो मूल आखिर आवेश कैसे आता है? हर वस्तु में आवेश होता है, परंतु आवेश के दोनों प्रकार बराबर मात्रा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों का जो आवेश होता है वो आवेश आगे डिटेल से पढ़ेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो इन पर जो आवेश का मान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। अब अगर आवेश का मान कम कैसे हो रहा है, ज्यादा कैसे? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, अधिक, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई अधिक। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी के अनुरूप वस्तु पर आवेश आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित, और अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो वस्तु हो जाएगी धन आवेशित। तो किसी वस्तु को धनावेशित होने का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कम होगी। और किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋण आवेशित, प्रोटॉन ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित। तो रिजल्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि आवेश आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी, जिसको हम प्लस से, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, जिसे हम माइनस से भाग करते हैं। धन आवेशित इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब आपको कोई कहे कि एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वस्तु क्या धनावेशित होगी या ऋण आवेशित? उस अवस्था में वस्तु होगी ऋण आवेशित। और अगर वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋण आवेशित, और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। अब वस्तु पर आवेश जो आ रहा है उस आवेश को हम मापने के लिए मात्रक जो काम में लेते हैं वो मात्रक क्या होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ये जो कूलम आया है ये क्या होता है, ये जो आया है ये होता है आवेश का मात्रक, और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब कूलम मात्रक जो है वो मूल मात्रक नहीं है। मूल राशियों से संबंधित ये जो मात्रक कूलम है ये होता है 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर × सेकेंड, जहां एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है जो कि मूल राशि है, और सेकेंड समय का मात्रक है जो भी मूल राशि है। यानी कि 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर × सेकेंड के बराबर होता है। अब 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर × सेकेंड, हालांकि देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मात्रक है, और सीजीएस पद्धति में इसके स्थान पर एक छोटा मात्रक है और जिसको कहते हैं स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन। और 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्थिर विद्युत इकाई, जिसको शॉर्ट में ESU कहते हैं, या फ्रैंकलिन के बराबर होता है। और आवेश का एक काफी बड़ा मात्रक होता है जो होता है फैराडे, और 1 फैराडे के अंदर जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो कि टोटल होता है लगभग 96,500 कूलम के बराबर। और दूसरा एक व्यवहारिक मात्रक जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो होता है एम्पीयर × घंटा, और मोबाइल की बैटरी के रूप हम जिस आवेश को लेते हैं वो होता है मिली एम्पीयर × घंटा के बराबर। ये है आवेश के मात्रक। हमें यहाँ मात्रक जो याद रखना है वो मात्रक केवल याद रखना है हमें कूलम, जो एसआई पद्धति का मात्रक है उसको, लेकिन कूलम बड़ा मात्रक है।
तो इस बड़े मात्रक के स्थान पर आवेश के जो आंकिक मान आपको दिए हुए मिलेंगे, वो आंकिक मान हमेशा आपको मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम और पिकोकूलम में मिलेंगे। जब मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, नैनो का मतलब है 10⁻⁹ और पिको का मतलब है 10⁻12। ये मान आवेश के होते हैं क्योंकि कूलम एक बड़ा मात्रक है और छोटे मान को व्यक्त करने के लिए हम पावर को सिंगल वर्ड के रूप में काम में लेते हैं। आवेश के गुणधर्म। आवेश कौन कौन से गुण दर्शाता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आवेश आखिर क्या है और आवेश कैसी भौतिक राशि है। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो आवेश को भौतिक राशि के रूप में लेकर के पढ़ेंगे, न कि एक भौतिक गुण के रूप में। किसी भी भौतिक राशि को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट वो भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। तो अगर आवेश देखा जाए, विद्युत आवेश, तो ये एक अदिश राशि है जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है जिसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आवेश कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है। तो आवेश का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव डिपेंड करता है कि आवेश गतिमान है या स्थिर है। अगर आवेश स्थिर है तो ये केवल और केवल विद्युत क्षेत्र दर्शाएगा। अगर आवेश गतिमान है, इन द मोशन, तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी दर्शाएगा। और तीसरा, अगर आवेश त्वरित है यानी कि उसका वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है या कहीं आवेश दोलनीय अवस्था में है, तो दोलन करता हुआ आवेश या त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ ऊर्जा का विकिरणों के रूप में त्याग करता है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो आवेश तीन प्रभाव, स्थिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, त्वरित या दोलनीय आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों के रूप में उत्सर्जन भी करता है। और सबसे पहले इसी त्वरित आवेश के द्वारा हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की थी, जो कि मैक्सवेल के गणितीय समीकरणों को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने में सहायक साबित हुई थी, जिन्हें हम अंतिम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आवेश के तीन प्रभाव होते हैं, स्थिर आवेश, गतिमान आवेश और त्वरित आवेश, जी क्रमशः विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये तीन प्रभाव दर्शाते हैं। अब आता है आवेश के प्रभाव, हमने पढ़ लिए थे। दो प्रकार होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ये जो आवेश के जो प्रकार है, इनके बीच में एक आवेश दूसरे आवेश पर अन्योन्य क्रिया के कारण एक बल लगाता है और वो बल कहलाता है विद्युत बल। एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, ये अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। आवेश आवेश की अन्योन्य क्रिया और उसके कारण जो बल लगता है, यानी उसे कहते हैं विद्युत बल। और ये विद्युत बल जो लगता है दो आवेशों के मध्य, वो निर्भर करता है कि दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है। अगर दोनों आवेश धन आवेश है, मतलब समान प्रकृति के, या दोनों आवेश ऋण आवेश है, दोनों आवेश अगर समान प्रकृति या कहें सजातीय है, तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल होगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को भी प्रतिकर्षित करता है। इसके विपरीत देखा जाए
तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि विपरीत प्रकृति या विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा आकर्षण बल उनके मध्य कार्यरत होता है। ये आवेश जो है गुण होता है। अब आवेश जो है देखा जाए तो आखिर आवेश जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। प्रत्येक वस्तु में आवेश होता है और आवेश है मतलब उसका द्रव्यमान है, यानी कि प्रत्येक आवेश का द्रव्यमान होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं आवेश हो और द्रव्यमान 0 हो जाए, नहीं, आवेश है मतलब उससे संबंधित द्रव्यमान भी है। लेकिन अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है तो उस पर आवेश होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटेंगे धनावेश तो आएगा, परंतु वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे ऋणावेशित होगी वस्तु, परंतु वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, आंशिक वृद्धि हो जाएगी। तो एक उदासीन वस्तु लें, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाए तो वो ऋणावेशित होगी, द्रव्यमान में आंशिक वृद्धि होगी। अगर उससे इलेक्ट्रॉन हटाएं तो धनावेशित होगी और उसके द्रव्यमान में आंशिक कमी होगी। फिर एक धारणा आती है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, हमने कहा स्थिर आवेश। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक पूरा क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो वो बल का अनुभव करेगा। फिर नेक्स्ट गुण आता है आवेश क्या गति से आवेश का मान परिवर्तित होता है। जैसे आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, जिसके आधार पर उसने कहा था कि अगर वस्तु बहुत अधिक वेग से गतिशील है तो उसके आकार में भी परिवर्तन महसूस होता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत उच्च वेग से चले तो उसके समय में जो है वृद्धि महसूस होती है। और उच्च वेग से गतिशील होने पर वस्तु के द्रव्यमान में भी आंशिक वृद्धि महसूस होती है। वस्तु जितने अधिक वेग से चलेगी उसके द्रव्यमान में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। पर आवेश के साथ ऐसा नहीं होता, यानी कि वस्तु चाहे स्थिर है गतिशील है, उस पर जो आवेश है वही का वही बना रहेगा। यानी कि आवेश जो है वो अनिश्चित राशि नहीं है, निश्चित राशि है, इनवेरिएंट, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। स्थिर हो, गतिशील हो, बहुत अधिक वेग से गतिशील हो, त्वरित हो, परंतु वस्तु पर आवेश वही का वही बना रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि आवेश की मात्रा को कैसे व्यक्त किया जाए। किसी वस्तु पर जो आवेश है उसके आने का कारण अगर हमें पता है तो हम आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। और आवेश आने का कारण होता है वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है परिमाण रूप से वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहां प्लस या माइनस नहीं ले रहा हूं, केवल परिमाण ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि वस्तु धनावेशित हो रही है या ऋणावेशित। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे उसी के अनुरूप आवेश आ जाएगा। मान लो कि वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन हटा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उस स्थिति में इस पर अगर आवेश का मान देखा जाए तो वो 1 E के बराबर हो जाएगा। अब मान लो अगला स्टेप, एक इलेक्ट्रॉन और हटा लिया जाए, तब आवेश का मान कितना हो जाएगा 2E। एक इलेक्ट्रॉन और हटा ले जाए तब आवेश का मान कितना होगा 3E।
और ऐसे करते करते धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन हटते जाएं और मान लो कि परिणामी रूप से n इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाए, तब आवेश का मान भी कितना हो जाएगा, Ne के बराबर हो जाएगा। अब आवेश का मान क्या होगा, Q बराबर Ne के बराबर होगा। अब Q बराबर Ne, या प्लस आवेश होगा या माइनस होगा। इस अवस्था में देखो इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, यानी कि वस्तु क्या होगी, धन आवेशित होगी। दूसरी कंडीशन, इसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए और मान लो कि n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऋण आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, और उस स्थिति में आवेश का जो मान होगा Q बराबर -Ne। अब हमने कैसे किया देखो, एक आवेश का मान E, दो का E प्लस C, तीन का E प्लस E और n का है तो n बार E जोड़ लिए गए तो टोटल आवेश हो गया। ये जो धारणा आई थी वो धारणा है आवेशों की योज्यता से। ये एक वस्तु है, और अगला गुणधर्म आवेश का कहें तो वो है आवेशों की योज्यता, एडिशनल। और योज्यता का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे आवेश अलग अलग रखे हुए हैं और हमें पूरा एक निकाय उनके रूप एक माने, तो उनका टोटल आवेश क्या होगा। और वो टोटल आवेश अगर देखा जाए, ये एक निकाय है जिसमें पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा Q3, चौथा Q4, ऐसे करके बहुत सारे आवेश का एक समूह है। और आपको कहे कि इसका टोटल आवेश कितना है, तो वो टोटल आवेश इसका जो होगा वो Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड टैग ऑन। यानी कि परिणामी आवेश जो होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब परिणामी आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। या बीजगणितीय योग का मतलब है जो धन आवेश है उसको आप प्लस लोगे, जो ऋण आवेश है उसको आप क्या लोगे, माइनस लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक आवेश है -3 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है +6 माइक्रोकूलम। यहां ध्यान रखो ये माइक्रो है, 10 की पावर -6, तो कूलम बड़ा मात्रक होता है, उस कारण से छोटे मान के रूप में लिया है। और तीसरा आवेश है -2 माइक्रोकूलम। और आपको कहे इस पूरे निकाय का नेट आवेश कितना है, तो आप सीधा देख सकते हो कि ऋण आवेश कौन कौन से हैं, -3 और -2। धन आवेश कितना है, +6 माइक्रोकूलम। तो नेट जो आवेश होगा इस पूरे निकाय का वो होगा -3 +6 -2 और ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। इस पर आवेश का जो मान आएगा वो मान कितना आ जाएगा, Q बराबर 1 माइक्रोकूलम। और ये जो है वो है धन आवेश, यानी इसके सिमिलर आप कह सकते हो कि परिणामी आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम के बराबर है। ये है इसका नेट आवेश। अब योज्यता सिद्धांत के आधार पर ही हमने आवेश का टोटल मान ज्ञात किया था, वो था Q बराबर ±Ne के बराबर। अब ये जो मान आया है इसमें ये देखा जाए तो ये कम से कम मान है आवेश का, और कम से कम मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण होता है, और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसे कहते हैं आवेश क्वांटा। ये जो मान है वो कहलाता है आवेश क्वांटा। अब कम से कम मान है, और आवेश का मान अगर देखा जाए तो इस कम से कम मान का एक पूर्ण गुणज मान होता है, और ये जो धारणा होती है वो कहलाती है आवेश का क्वांटीकरण। अब समझते हैं कि आखिर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। और आवेश के क्वांटीकरण का जो अर्थ है वो देखो, किसी वस्तु पर अगर आवेश देखा जाए तो कम से कम कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हटेंगे या इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे
उसी के अनुरूप आवेश आता जाएगा। और अगर आवेश का मान देखा जाए तो इस न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है कि कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन हटे हैं उसी के अनुरूप, और यह है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटा शब्द जो है उसका अर्थ होता है बंडल, यानी कि आवेश बंडलों के रूप में आता है। एक इलेक्ट्रॉन हटा, इतना आवेश आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन हटे, इसका दुगुना आवेश आ गया, यानी कि 2 बंडल हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन हटे तो 3 बंडल हो गए, और अगर n इलेक्ट्रॉन हटे तो उस स्थिति में n बंडल हट चुके हैं और टोटल आवेश कितना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो जो लैंग्वेज आएगी कि आवेश का मान या विद्युत आवेश, आवेश का मतलब आवेश का मान जो है वो एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। अब ये जो न्यूनतम मान है, ये न्यूनतम मान है आवेश क्वांटा, और इस आवेश क्वांटा को हम E से व्यक्त करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का परिमाण है, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। तब उस स्थिति में आवेश का मान कितना हो जाएगा, प्लस या माइनस Ne के बराबर। प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन हट रहे, माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जिसमें n का जो मान है वो 0, 1, 2, 3 से लेकर के पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है। अगर 0 है मतलब वस्तु उदासीन है, कोई इलेक्ट्रॉन न तो हटा है और न ही आया है। 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटाया आया है, 2 और n मतलब या तो वस्तु से n इलेक्ट्रॉन हटे हैं या वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो अगला गुणधर्म है आवेश संरक्षण। संरक्षण शब्द का मतलब होता है जिसके मान में हम टोटल वैल्यू हमेशा वही बनी रहे, या जिसे वो ना तो नष्ट कर सके और न ही उत्पन्न कर सके। या आवेश संरक्षण का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या जो है इलेक्ट्रॉन आने के कारण होता है, कमी या अधिकता का कारण होता है। इलेक्ट्रॉन को हम नष्ट नहीं कर सकते सामान्य अवस्था में। तो उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु में देखा जाए तो कुल आवेश हमेशा वही का वही बना रहता है। न तो हम आवेश नष्ट कर सकते हैं और न ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी आवेश संरक्षण का मतलब है कि आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण निकाय का कुल आवेश नियत बना रहता है। अब संपूर्ण निकाय का कुल आवेश नियत बना रहता है कैसे? एग्जाम्पल के आधार पर इसको अगर देखा जाए, जैसे ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। आपने इन दोनों को आपस में रगड़ा, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई और यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी आई, अगर n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो इस पर जो आवेश आएगा वो आवेश आएगा प्लस Ne, और इस पर जो आवेश आएगा वो आएगा माइनस Ne। ये प्लस Ne और ये है माइनस Ne। अब टोटल आवेश देखो इन दोनों का, वो अब भी कितना है, 0 है। यानी कि टोटल Q का मान कितना है, 0। पहले जब दोनों वस्तुएं उदासीन थी घर्षण से पहले, तब भी परिणाम आवेश कितना था, 0। घर्षण होने के बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो गया, तब भी टोटल आवेश का मान कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि आवेश के मान में देखा जाए तो हमने स्थानांतरित किया है, परंतु न तो आवेश उत्पन्न किया है और न ही आवेश नष्ट किया है। टोटल आवेश तो वही का वही है। यहां आवेश ऋण आवेश दिखा तो यहां ऋण आवेश की कमी हो गई, यानी धन आवेश से तो वस्तु हो गई है, ये इफेक्ट पड़ गया। अब दूसरा उदाहरण अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में देखा जाए तो रेडियो सक्रिय नाभिक जो होते हैं, जो निरंतर विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में,
और जैसे ये उत्सर्जन करते हैं उस परिस्थिति में जैसे यूरेनियम 238 समस्थानिक 92, ये जो है अल्फा कण का जब उत्सर्जन करता है, जो कि अल्फा कण जो होता है वो होता है हीलियम का नाभिक, ये हीलियम का नाभिक है। और इस उत्सर्जन पर बनता है थोरियम परमाणु, नाभिक बनता है जिसका परमाणु क्रमांक 90 और द्रव्यमान संख्या 234। अब इस नाभिक के लिए देखा जाए तो ये यूरेनियम नाभिक है और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, धन आवेश होता है। तो इसका अगर टोटल आवेश देखा जाए तो वो कितना है? +92 E के बराबर है। अब आप यहां पर देखो, इसका अगर टोटल आवेश देखा जाए वो कितना है? 90 E के बराबर है। 90 प्रोटॉन है इसके नाभिक में, या नाभिक की बात कर रहे हैं। और यह है अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन है। तो इसका टोटल आवेश कितना हो गया? 2E। अब आप टोटल आवेश देखा जाए तो यहां भी टोटल आवेश कितना है? +92 E के बराबर है। यानी कि रिएक्शन होने से पहले +92 E आवेश था और रिएक्शन होने के बाद भी +92 E आवेश है। तो दोनों स्थितियों में आवेश का मान आपस में क्या है? बराबर है। अब दोनों स्थितियों में जब आवेश का मान बराबर है, इसका मतलब ना तो हमने आवेश उत्पन्न किया है ना नष्ट किया है, बस एक ही पार्ट के या 2 टुकड़े हो चुके हैं, पर आवेश का कुल मान क्या है? वही का वही है, यानी कि आवेश संरक्षित है। अब एक प्रश्न और देखते हैं जो कि आवेश क्वांटीकरण से संबंधित है। किसी वस्तु पर आवेश का मान एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है जिसे हम आवेश क्वांटा कहते हैं। अब आखिर वो मान क्या है? तो मान लो कि एक वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे उस पर 1 कूलाम आवेश। दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉन हटाए हैं इसका मतलब है वस्तु कैसी होगी? धन आवेशित होगी। और आवेश का मान कितना लेना है? 1 कूलाम लेना है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? +Ne। यहाँ प्लस लिया है, इलेक्ट्रॉन हटी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और कमी होने पर वस्तु धनावेशित होगी। इसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे उसका मान अगर देखा जाए तो आवेश का मान कितना है? 1 कूलाम बराबर या N, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N का जो मान आएगा वो होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब इस पूरे को सरल करने के लिए या 100 × 10⁻17, 19 माइनस ऊपर प्लस हो गया जिसमें 2 ये पावर रही, 17 पावर ये रही, अपॉन 1.6।